हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो पूरा होल कंट्री लेवल पे बनाई जाती है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशन किए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन। सारी इसमें डिटेल में बताए जाते हैं क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए, क्या टीचर के क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव इनके एरिया हैं वो सारे इसमें कवर करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और इसे मैं अपने वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड की हूँ। एक पार्ट 1 है एंड दूसरा जो है पार्ट 2 है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड बहुत ही डिटेल में बनाई जाती है। तो मैं एक वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो, इसे समझने से पहले हम थोड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री समझ लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को एकदम नहीं पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले जो डेवलप हुई थी वो 1968 में बनाई गई थी। किसके रिकमेंडेशन पे? तो कोथारी कमीशन जो है, जिन्होंने 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो उनके रिकमेंडेशन पे अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की अंडर गवर्नेंस में ये बनाई गई थी। ठीक है। एंड इसके बाद फिर जो सेकंड बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में बनाई गई थी राजीव गांधी के गवर्नेंस में। एंड ये जो है ये किस चीज़ पे फोकस करता था? ये डाइवर्सिटी रिमूविंग पर इम्फेसाइज करता था, किस तरह से वोमेन को, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को किस तरह से एजुकेशन में इंडल्ज किया जाए, क्योंकि उस वक्त इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि एजुकेशन के एरिया में इन लोगों को अलग अलग एक आइसोलेशन कर दिया जाता था। तो इसीलिए इनका जो मेन फोकस था 1986 का, वो बेसिकली था इंक्लूजन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन का अपॉर्चुनेट हो पाए, एजुकेशन से अपॉर्चुनेट हो पाए। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आई थी थर्ड नंबर, जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, ये बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोग्राम बनाए गए थे, कमिटी बैठाई गई थी, जो ट्रांसफॉर्मिंग द एनपीई इनटू चाइल्ड सेंट्रिक एंड इनकरेजिंग मोर मेंटल क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो आए थे 1992 में, वो 1986 जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो कमिटी जो बनाए गए थे उनका मानना ये था कि 1986 जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रोड लर्निंग पे इम्फेसाइज कर रही है, चाइल्ड का मेंटल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इसीलिए ये 1992 में जो बनाई गई थी वो बेसिकली इंप्रूवमेंट करने के लिए गई थी, जिससे चाइल्ड का मेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है। तो अब जो हमारा आया है 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये किसके चेयरमैनशिप में हुआ है? तो के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में हुआ है। और ये कमिटी कब बनाई गई थी? तो 2017 में बनाई गई थी, और इन्होंने अपना ड्राफ्ट 2019 में 2 साल के बाद इन्होंने जमा किया था। ठीक है। तो जो कि अभी 2020 में इनको अप्रूवल कर दिया गया है। ठीक है। तो क्या है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसे हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। जो पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन, तीसरा है अदर की एरिया। ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन में उन्होंने किन किन चीज़ों पे फोकस दिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जैसे कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रिड्यूस ड्रॉप आउट एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। टीचर एजुकेशन पे उन्होंने फोकस दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बोली है। तो इस तरह से उन्होंने स्कूल एजुकेशन पे डिफरेंट रिकमेंडेशन किए हैं। ठीक है। एंड जो हायर एजुकेशन है हायर एजुकेशन पे उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया है वो यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं। आप अगर ये चार्ट को अगर ठीक से समझ लें तो आपका लगभग 50% आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स जो है अदर की एरिया, उन्होंने अडल्ट एजुकेशन की बात की है, इंडियन लैंग्वेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिए हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन की बहुत सारी बातें की गई है। तो बेसिकली ये 3 ठो जो इनका बेसिकली एरिया जो है इन पे उन्होंने एम्फेसाइज किया है, और पूरा जो पॉलिसी है वो ये 3 एरिया को ही कवर करके बनी हुई है। ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 है क्या? तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। और इसका बेसिक क्या एम है ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन कंट्री। ठीक है, तो इनका क्या एम है ये पॉलिसी का, ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं इनका एम से ही पता चला कि किस तरह से स्कूल पे और हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने पे इन्होंने फोकस दिया है। ठीक है, इसके पहले जो बनी थी 1986 में, उसके बाद ये 34 ईयर्स के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, यानी कि इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है, बहुत सारे एरियाज भी कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अगेन ये कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन के अंदर में बना है, जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो के। ठीक है, तो इसका क्या रिकमेंडेशन दिया हुआ है, द न्यू पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्रॉम प्री प्राइमरी, पहले जो हमारा था 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने क्या बोले थे कि 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक, 6 से लेके 14 तक क्या होगा, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पर ये 2020 का जो रिकमेंडेशन है इस पे इन्होंने बोले हैं कि प्री जो स्कूल है, यानी कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल लेवल तक, यहाँ पे इन्होंने फ्री कंपलसरी कर दी है। यूनिवर्सलाइजेशन इनका मेन गोल है और 100% ग्रॉस एनरोलमेंट इसका मेन पर्पस है। और इनका दूसरा रिकमेंडेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है, इनको उन्होंने रीनेम करके बोले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रीनेम करने के लिए उन्होंने बोले हैं। इसके अलावा इन्होंने किन किन चीज़ों पे एम्फसाइज किए, यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बोले हैं, इनोवेशंस की बात बोली है, ड्रॉप आउट को हटाना है, ट्रैकिंग द स्टूडेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग लेवल, फैसिलिटेट मल्टी पाथवे। ठीक है, फैसिलिटेट मल्टी पाथवे मतलब कि जितना ज़्यादा जहाँ से पॉसिबल होगा वहाँ से स्टूडेंट को इन्होंने एजुकेशन में इंक्लूड करने की एम्फसाइज किए हैं। ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप इस स्टेज पे छोड़ दिए हो तो आप दूसरे स्टेज पे नहीं, आपको फिर से वहीं से पढ़ना होगा, ऐसा बात नहीं है। आपके फ्लेक्सिबल के हिसाब से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इस बार कंस्ट्रक्ट करने की बात कही है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए उन्होंने बोले हैं जो उनका 10+2 का स्ट्रक्चर था उनको हटा के उन्हें 5+3+3+4 का, यानी कि 5-3-3-4 का स्ट्रक्चर उन्होंने दिए हैं, जिनको उन्होंने एज के हिसाब से कैटेगराइज किया है। जो 5 का जो स्ट्रक्चर है उनको उन्हें 3 से लेके 8 ईयर्स तक बोले हैं, एंड जो 3 का स्ट्रक्चर है उसके लिए 8 से लेके 11, एंड अगेन जो 3 का स्ट्रक्चर है वो 11 से लेके 14, एंड अगेन जो 4 है उनके लिए 14 से लेके 18 का ईयर को उन्होंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में इस पोर्शन में समझ लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो स्ट्रक्चर जो है वो फंडामेंटल स्टेज, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 ईयर का होगा, जो 3 साल से लेके 8 साल तक होगा। तो 3 साल से लेके 8 साल को उन्होंने फिर कैटेगराइज किया है आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग एंड क्लास 1 से लेके 2 तक। तो आंगनवाड़ी जो है 3 साल का होगा, एंड देन जो है क्लास 1 से लेके 2 तक वो होगा 3 ईयर्स का। उसके बाद जो उन्होंने 3 ईयर्स का बोला है प्री प्राइमरी एजुकेशन, 8 से लेके 11 तक है। 3 साल का जो है 3 का जो स्ट्रक्चर दिए हैं ये फ्रॉम 11 to 14 एज तक का है। एंड जो 4 ईयर का जो स्ट्रक्चर है उनका उन्होंने बोले हैं सेकेंडरी स्टेज, जो 14 से लेके 18 एज तक है, 18 ईयर्स तक है। तो बेसिकली ये था उनका 5+3+3 का स्ट्रक्चर। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बनाई है। इनके अलावा जो उन्होंने एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन बनाई है वो ये है कि द पॉलिसी स्ट्रेसेस ऑन ओपन लर्निंग फॉर क्लासेस 3, 5 एंड 8 थ्रू NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोले हैं उन्होंने कि इसके पहले जो बच्चे लोग 3, 5 एंड 8 इसके इन लोगों के पास ओपन लर्निंग का स्कोप नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने ओपन लर्निंग को 3, 5 एंड 8 ये तीनों एज के लिए कर दिए हैं। तो अब बच्चे जो है वो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो बोला है 10 एंड 12 का जैसे है वैसे ही रहेगा, एंड वोकेशनल कोर्सेज इनमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इनके अलावा और क्या क्या बोले हैं, स्कूल स्टूडेंट विल
टेक एग्जाम ओनली फॉर क्लासेस 3, 5 एंड 8। ठीक है, तो स्कूल में जो एग्जाम होगा वो सिर्फ 3, 5 एंड 8 के लिए होगा, और एग्जामिनेशन सिस्टम जो है किस तरह से होगा, रेगुलर एंड फॉर्मेटिव स्टाइल में, जिससे कॉम्पिटेंसी बेस बढ़ाई जा सके एंड हायर ऑर्डर स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब। तो रेगुलर एंड फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें हम रोड पे फोकस नहीं करते हैं, जिसमें हम लोग क्लास लेते लेते हम लोग क्लास के एंड में, लेसन के एंड में ही उनका हम पूरा इवैल्यूएशन कर देते हैं। इससे होता है ये क्या कि स्टूडेंट के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप ईयर एंड में लोगे तो वो एक तरह का रोड हो जाता है, बट अब अगर फॉर्मेटिव एंड रेगुलर ले रहे हो तो स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्रिएटिविटी आती है एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। ठीक है, no rigid separation between arts and science, between curriculum and extra curricular activity, between vocational and academic। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि हम लोग जैसे एजुकेशन सिस्टम को सेपरेट कर दिए हैं कि ये आर्ट्स होगा, ये साइंस होगा एंड ये कॉमर्स होगा, तो इस तरह का जो सेपरेशन है वो नहीं होगा। अपने स्टूडेंट जो है अपने मन हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी करिकुलम हो सकता है उनका, वो चाहे वोकेशनल और एकेडमिक हो, कोई भी चीज़ पे किसी तरह का कोई रिजिड सेपरेशन नहीं किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स Vocational education will start in school from 6th grade which include internship। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि 6th ग्रेड से ही चाइल्ड के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को सिखाया जाएगा, यानी कि उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाएगा एंड प्लस इंटर्नशिप का भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो इससे होगा ये कि चाइल्ड के अंदर जो एक स्किल डेवलपमेंट, जो वो जब भी स्कूल से आउट होंगे, जब भी वो अपना डिग्री लेके निकलेंगे तो उनके पास एक स्किल हमेशा उनके पास होगा। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है उनके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, 6 से लेके उनका वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगी। तो बोर्ड एग्जाम जो है वो जैसे चलती थी 10 एंड 12 में वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, बट उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ पे, जैसे कि आर्ट्स ले तो आर्ट्स ही, कॉमर्स ले वैसा नहीं, बल्कि उनके होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे बात की गई है। एंड 3 to 6 ईयर अंडर द स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 3 से 6 ईयर जो होती है स्कूल की या फिर चाइल्ड की जो डेवलपमेंट की, वो बहुत ही वाइटल होती है मेंटल फैकल्टी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाइल्ड का मेंटल एस्पेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट रखनी चाहिए, एंड जिससे उनका क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुअलिटी, ये सब चीज़ बढ़े। मेंटल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट है NCERT will develop national curriculum and pedagogical framework for early childhood care and development। ठीक है, तो नेशनल NCERT जो है उनको ये बोला गया है कि बोला गया है कि वो नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे, किसके लिए, तो 8 ईयर्स के चाइल्ड के लिए, 8 ईयर्स के बच्चे के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय MHRD। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, स्टेट्स विल प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल द लर्नर्स बाय ग्रेड 3 by 2025। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो भी स्टेट है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे जब तक क्लास 3 में पहुँचते हैं, क्लास 3 जब उनका क्रॉस होगा, तब जब वो पास करेंगे क्लास 3, तो उनको लिखने बेसिक जो होती है बेसिक एजुकेशन, जैसे कि उनको अपना नाम आना, न्यूमेरिकल नॉलेज, ये सब चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए क्लास 3 से जब वो क्लास 4 में जाएंगे तब। ठीक है, और ये जो एम है कब तक अचीव हो जाना चाहिए, 2025 तक। ठीक है, यानी कि 2025 तक ये जो एम है उनका फुलफिल हो जाना चाहिए कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो सारे बच्चे को क्लास 3 तक बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर है उनको वो स्ट्रॉन्ग कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगेन ये स्कूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-2021। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि NCERT जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
बनाएंगे 2000 से लेके 2020 के बीच में, और इनका जो मेन पर्पस क्या होगा वो स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम डेवलप करना। आपको पता होगा कि लास्ट जो बनाया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो 2005 में बनाई गई थी, ठीक है। 2005 के बाद इन्हें अभी बनाने के लिए बोला गया है 15 साल के बाद। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो मदर लैंग्वेज जो है, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये सब उनका जो स्टूडेंट का जो होगा पढ़ने का ये मीडियम होना चाहिए। जो मीडियम जो है वो प्रिफरेबल है 8 इयर्स तक, बट आप अगर चाहे तो वो 5 इयर्स तक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज को बोला गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल के लेवल्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी स्कूल लेवल वहाँ तक संस्कृत जो है उनको देना पड़ेगा कंपलसरी, बट हायर एजुकेशन में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाएगी। और इसे बोला है 3 जो लैंग्वेज फॉर्मूला है उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेसी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, क्योंकि चाहते हैं कि पुराने जो लिटरेचर है, जो इंडियन जो ट्रेडिशनल लिटरेचर्स हैं, उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेस है, हमारे लिए वो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन फुल प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी लैंग्वेज का थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये लैंग्वेज ही लेना पड़ेगा। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज, ठीक है। और चाइल्ड जो है उनको एक प्रोग्राम, फुल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जब तक कि वो 6 to 8 ग्रेड में है। और जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसा टाइप का जो इनिशिएटिव है इसके अंदर, इससे होगा ये कि स्टूडेंट जो है डिफरेंट लैंग्वेज को जान पाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उनको वहाँ से क्या क्या वो सीखने को मिल सकती है। ये क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये बहुत ही एक हेरिटेज हो सकती है, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट हो सकती है स्टूडेंट के नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो फॉरेन लैंग्वेज पे भी इम्फसाइज किया गया है, और बोला गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल है वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट को दे सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज को लेके कितना सारा रिकमेंडेशन बनाया गया है। जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 ये लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट जो बोला गया है, NEP 2020 aim to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth and background, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी चाइल्ड जिसका बैकग्राउंड या बर्थ के हिसाब से अगर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि वो एजुकेशन नहीं ले सकता, जैसे कि जाति भेदभाव होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बेसिस पे कोई भी चाइल्ड को एजुकेशन से अछूता नहीं करना चाहिए। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। इसके अलावा इन्होंने जो बोले हैं, स्पेशल एम्फसाइज विल बी गिवन ऑन सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, विच इंक्लूड जेंडर, सोशियो कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो जितने भी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए स्पेशल एम्फसाइज किया गया है, ताकि उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, पढ़ाई को लेके या फिर एजुकेशन को लेके उनके लिए कोई भेदभाव ना हो। फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी यूज्ड एज ए सामाजिक चेतना केंद्र, ठीक है। तो जो स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समाज के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी इनका एक रिकमेंडेशन है। टीचर विल बी रिक्रूटेड थ्रू आउट रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस रिक्रूट करना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, मेरिट बेस्ड हो, ठीक है। प्रमोशन विल बी मेरिट बेस्ड विथ अ मैकेनिज्म ऑफ मल्टी सोर्स पीरियोडिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो टीचर जो हैं उनका किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है समय समय पे, ठीक है, इसको बेस करके टीचर का जो प्रमोशन है वो होना चाहिए। उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को मेरिट बेस करके उनको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोशन देनी चाहिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2020 इन कंसल्टेशन विद NCERT, SCERT, टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन
फ्रॉम अक्रॉस लेवल एंड रीजन्स। ठीक है, तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कमिटी बनना चाहिए जो टीचर के प्रोफेशन को चेक करे, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए नए नए तरीके बताएं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। और ये किस तरह से बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा 2022 के अंदर, और किसके कंसल्टेंसी में, तो NCERT एंड SCERT के साथ मिलके, एंड अगेन द टीचर्स एंड जितने भी एक्सपर्ट ग्रुप हैं उनको मिला के बनना चाहिए। ठीक है, तो NEP 2020 envisages clear separate system for policy making, regulation, operation and academic matters. States and union territories will set up independent state school स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो जितने भी स्टेट एंड जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपना अपना खुद का स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाएंगे, जिससे वो अपना खुद का स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ये था बेसिक इनका रिकमेंडेशन। और इसके अलावा जो बोले हैं कि सेपरेट सिस्टम बनाया गया है जो पॉलिसी मेकिंग में, रेगुलेशन, ऑपरेशन में हेल्प करेगी। तो ये थे इनके कुछ स्कूल से रिलेटेड रिकमेंडेशन जो NPE 2020 ने दिया है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो या आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। मैंने ये वीडियो को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशन को डिस्कस किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।